लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? दोस्तों ये मैं इधर लगाऊं या फिर इधर या फिर यहाँ पे? अब आप सोच रहे हो कि ये ड्रामा क्या हो रहा है, ये थोड़ी देर में समझाता हूँ। पहले मैं ये ना साइड वाले लोगों से बात कर लेता हूँ। हाँ जी भाई लोगों, हाथ जोड़ रहा हूँ, हाथ। प्लीज जो भी दिक्कत है ना, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, सामने आके बात कर लो, सामने आके बैठ के बात कर लेते, कुछ ले दे के निपटा लेते ना भाई। भाई ऐसा दोबारा से करोगे? अब यार मेरी बॉडी की हालत नहीं है ये सब कुछ झेलने की, और भी सारे लॉसेस झेलने की भाई। अब सर से ऊपर जा चुका है, बड़ी मुश्किल से मेहनत कर रहा हूँ भाई। हर एक चीज मेहनत करके करो, हर एक चीज। और सभी के लिए इंटरनेट है, सभी के लिए यूट्यूब अवेलेबल है, सभी के लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं भाई, कर लो ना। ऐसे करने से क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। बस ये होगा कि भाई मेरे लिए ऐसे किलसते रहोगे जिंदगी भर, तो भाई मैं जो मेहनत कर रहा हूँ ना वो सब बर्बाद हो जाएगी। तो भाई हाथ जोड़ रहा हूँ, मत करो प्लीज। तो दोस्तों ये चीज करने का ना एक पीछे ना बहुत बड़ा लॉजिक है। पहले मैं इन चीजों को मानता नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन अभी जब मेरे साथ ना दोबारा ये चीजें शुरू हो रही है तो मुझे समझ आने लग गया कि हाँ भाई इस तरीके की भी कोई चीजें होती हैं लाइफ में, नजर टाइप की चीज। एक्चुअली जब मैंने इसूजू बाय की थी ना, इसूजू खरीदने के बाद मैं सच बता रहा हूँ 2 साल में से मैं मैक्सिमम टाइम बेड में ही रहा हूँ। मेरे को बुखार, तबीयत खराब हमेशा ये रहा है। और उसके बाद जब इसूजू गई है तब जाके मैं बेड में से खड़ा हुआ हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला, मैंने नहीं माना, लेकिन अभी जो मेरे साथ हरकत हुई है तब मुझे समझ आ रहा है। अभी देखो 8 महीने से अपन इको चला रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छे खासे ठंडे वेदर में गए, सारी चीज़ों में मैं अच्छे से मैं इन्वॉल्व हुआ हूँ। कंटेंट भी टाइम टू टाइम मैंने डाला है, और हल्का फुल्का गला खराब होता है एक टैबलेट खाने से ठीक हो गया है। लेकिन इको बेचते जैसे मैंने अपग्रेड की बात करी है भैया, मैं पिछले 5 दिन से बेड में लेटा हूं, 5 दिन से। और मेरी ऐसी हालत है ना, फीवर में मैं क्या ही बताऊं, मैं उठ नहीं पाया हूं, लेटा रहा हूं। और उसके बाद जब मेरा थर्मामीटर से फीवर नापा जा रहा है, आ रहा है सिर्फ 98। सोचो ये वही मतलब हो रहा है दोबारा से जो मेरा इसूजू के टाइम पे हो रहा था। लास्ट टाइम भी मैं बहुत फीवर में मैं पड़ा हुआ था, उसके बाद मेरे को बैक में पेन शुरू हुआ, और अभी 1 हफ्ते से वही चीज मेरे साथ हो रही थी। और अभी सुबह मैं मंदिर गया हूँ, झाड़ा लगवा के आया हूँ, नजर उतरवा के आया हूँ। आप देखो आपके सामने मैं सीधा खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ, ऐसी हालत हो रही है अभी। तो प्लीज दोस्तों मुझे ना अभी आप लोगों की ब्लेसिंग्स की बहुत जरूरत है, क्योंकि पता नहीं कौन ये चीजें कर रहा है, कौन ये चीजें हरकतें कर रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब काम मेरा, मैं चाहता हूँ मैं बहुत कुछ करूँ, लेकिन ये बीमारी पता नहीं कैसी आ जा रही है, समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। तो आप लोगों की ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है, ताकि ऐसे नेगेटिव लोगों की एनर्जी दूर हो जाए। अब देखो यार, आपको पता है ना मैं कितनी मेहनत करता हूँ, हर एक चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहता हूँ, और हर एक चीज़ को करने में बहुत मेहनत लगाता हूँ। ना किसी का सपोर्ट है, ना किसी चीज़ की कोई इन्वॉल्वमेंट है, सब कुछ कर रहा हूँ अपने अकेले दम पे कर रहा हूँ। उसके बाद भी पता नहीं कुछ लोगों को क्यों ऐसी दिक्कतें हो रही है। अब ना मेरे सर से पानी जा चुका है, और मेरी बॉडी की हालत भी नहीं है कि मैं और बीमारियां झेल पाऊंगा। और इतने सारे लॉसेस ऑलरेडी हो चुके हैं कि मैं उनको दोबारा से झेल पाऊं लाइफ में। तो अभी एक अच्छा इनिशिएटिव, एक अच्छा मैंने काम करने का सोचा है। वो काम शुरू होने से पहले ही फिर से वही प्रॉब्लम जो मेरे इसूजू लेने के बाद शुरू हुई थी, वही दोबारा से शुरू होने लग गया है। अब ना दिल घबरा जाता है कुछ भी करने से पहले। तो चलो क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को साइड हटाते हैं। बस आप लोगों मेरे लिए प्रे करें, जितनी भी ये नेगेटिव चीज़ आ रही है ये सब अपने रास्ते हटे, और हम अपना काम करें और आप लोगों को अच्छे से एंटरटेन करें। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम, और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। Hold on to the hand of self-destruction. ऑल राइट दोस्तों, तो क्या हाल है आप सबके? देखो मेरे थोड़े से अभी 1 हफ्ते से बुरे हाल थे, लेकिन आज ही उठाऊं, वो मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, ऐसे अनएक्सपेक्टेड थिंग अपनी लाइफ के अंदर आ जाती है जिनको झेलना पड़ जाता है। पता नहीं कहाँ से आती है यार। मैं तो चाहता हूँ यार हंसता खेलता कूदता रहूँ, आप लोगों को भी मज़े दिलाता रहूँ, बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाता रहूँ, लेकिन चलो छोड़ो, साइड हटाते हैं। बाकी मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े थे, बेड में लेटा हुआ था, तो 80% कमेंट थे भैया टाटा योद्धा को लेके। और जब मैंने इतने सारे कमेंट पढ़े आप लोगों के, तो मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी जाग गई, भैया टाटा योद्धा ऐसी कौन सी गाड़ी आ गई है कि जो लोगों को इतनी पसंद आ रही है। तो जी मैंने ना एनसीआर में सारे लोगों को
कॉल मिला डाला जितने भी आपके ये शोरूम वाले हैं, क्योंकि डीजल गाड़ी सिर्फ एनसीआर में मिलेगी, बाकी दिल्ली के अंदर सिर्फ सीएनजी मिलेगी। तो सीएनजी तो चलाने का कोई फायदा ही नहीं है। तो एनसीआर में सारे शोरूमों पे फोन मिला दिया, पता लगा किसी के पास भी गाड़ी अवेलेबल नहीं है टेस्ट ड्राइव के लिए, इवन देखने के लिए भी, क्योंकि ये गाड़ी सीधा बुकिंग होने के बाद ही शोरूम वालों के पास आती है। इन बिटवीन किसी का कॉल आ गया तो उनको टेस्ट ड्राइव वगैरह मिल जाती है, नहीं आया तो आपको सीधा बुक करानी पड़ेगी और बाय करनी पड़ेगी। इसके अलावा और कोई अदर ऑप्शन है ही नहीं। या तो ये, या फिर अगर कहीं बाहर हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड या फिर कहीं यूपी और या फिर एमपी में कहीं खड़ी हो तो बात अलग है, बाकी एनसीआर में कहीं भी अवेलेबल नहीं थी। तो फिर मैंने इसकी स्पेसिफिकेशन निकाली कि भैया गाड़ी के बारे में मालूम तो करें। तो पता लगा इसके अंदर 2.2 लीटर का इंजन आता है जो आपको देता है सिर्फ 100 bhp, जो एज पर इंटरनेट पे अवेलेबल है। और एक दो से बात की तो पता लगा 114 bhp की ये गाड़ी है। लेकिन यहाँ पे और 114 bhp थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि इससे ज़्यादा तो होने वाली नहीं है जिन्होंने मेरे को बताया। तो उसके बाद हमें जो न्यूटन जो इसका टॉर्क मिलता है वो मिलता है हमें 250 Nm का। तो भैया वो चीज़ें कैलकुलेट करते हुए तो मेरा दिमाग घूम गया, क्योंकि आपको पता है मैं ऑलरेडी इसूजू खरीद चुका हूँ, चला चुका हूँ। तो उसमें हमें मिलता है 165 bhp और 360 मीटर का Nm टॉर्क। और उस गाड़ी को जब मैंने चलाया था तो कहीं कहीं मेरे को क्लाइंब करने में दिक्कत आई थी, जिसमें मेरे को गाड़ी रिवर्स लेनी पड़ गई थी और उसके बाद दोबारा मेरे को चढ़ानी पड़ी थी। अब 165 और यहाँ पे 100 फर्क देख रहे हो कितना है। और फिर उसके बाद न्यूटन मीटर का टॉर्क का भी बहुत डिफरेंस है, यहाँ 250 है वहाँ 370 है, यहाँ पे भी बहुत डिफरेंसेस है। तो मैंने फिर कैलकुलेट किया कि यार ये गाड़ी जब इतने कम पावर की है, देखो 4x4 होने का तो बाद में फर्क देखा जाता है, वो जब गाड़ी फंसते है वो तब देखा जाएगा। अब कहीं क्लाइम कर रहा है बार बार 4x4 थोड़ी ना लगाते रहोगे, आप 4x2 में ही तो चलाओगे मैक्सिमम टाइम। तो मैंने वो चीज़ें देखते हुए जब कैलकुलेट करी तो भैया मुझे तो नहीं समझ आई इसकी पावर बिल्कुल भी, क्योंकि 100 तो कोई भी bhp मतलब कुछ है ही नहीं। क्योंकि अभी अगर हम लोग टेम्पो ट्रैवलर में भी जाते हैं ना, वो भी 114 bhp का है, वो भी 114 bhp प्रॉपर दे रहा है वो। और उसके बाद जो उसका Nm टॉर्क है वो भी आपका 350 का Nm टॉर्क है। अब इसका 250। अब पावर की इनिशियल टॉर्क की बात की जाए तो आपको टॉर्क ही नहीं मिल रहा है, तो आपको कहीं भी गाड़ी ब्रेक मार के चढ़ानी पड़े तो गाड़ी चढ़ ही नहीं पाएगी। तो ये चीज़ें देखते हुए मेरे को थोड़ा सा और कन्फ्यूज़न पैदा हुआ कि यार इतनी कम पावर में हम क्या सेटअप बना के चलेंगे। फिर थोड़ी सी और रिसर्च करी मैंने, फिर कि इसके पीछे ना हम लोग क्या कर सकते हैं कि आजकल मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोग कैबिन बना के अपना ट्रैवल कर रहे हैं। अब मैंने थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन निकाली तो पता लगा कि इसकी तो माइलेज ही कुछ नहीं मिल रही है जो लोग कैबिन बना के घूम रहे हैं। तो एक दो मतलब डायरेक्टली बात नहीं हुई, किसी के थ्रू पता लगा। तो उन्होंने बताया कि वो लोग 60 से 70, 70 से 80 मैक्स टू मैक्स इतनी स्पीड से चल रहे हैं, जिसमें उनको विंड ब्लास्ट काफ़ी महसूस हो रहे हैं। और साथ में जो एवरेज आ रही है वो 7 से 9 के बीच में उनको एवरेज मिल रही है। तो यार ये चीज़ देख के मेरे को लगा यार ये फिर गाड़ी लेके और इस तरीके से चलना तो यार ये तो सज़ा देने वाली बात हो जाएगी। आई एम सॉरी अगर किसी के पास टाटा योद्धा और वो इसको यूज़ कर रहा है तो यार पहले हाथ जोड़ के माफ़ी कर रहा हूँ, मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसूजू ऑन कर चुका हूँ। तो जो गाड़ी मैं चला चुका हूँ उसी के हिसाब से मैं कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि पिकअप ट्रक में चलाऊँगा तो मेरे दिमाग हमेशा उसी को ही कंपेयर करता रहेगा। तो फिर जब मैंने ये सुना कि एवरेज भी नहीं मिल रही है, फिर उन्होंने ये भी बताया कि अगर आप 80 से ऊपर जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट लगता है और बहुत तेज़ आवाज़ें आती है। तो ये चीज़ मैंने भी अपने साथ में रिलेट करी, क्योंकि जब इसूजू में मैंने भी जब फर्स्ट टाइम वो लगाया था रूफटॉप टेंट, तो उसके अंदर भी लगता था विंड ब्लास्ट जब मैं 100 से ऊपर जाता था और बहुत तेज़ गंदी आवाज़ आती थी। तो वो तो बिल्कुल चिपका हुआ था बॉडी से। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो कैबिन बन रहा है वो बॉडी से लगभग इतना मतलब 3 फीट के आसपास, मैक्स टू मैक्स 3 फीट के आसपास ऊपर बन के लग रहा था। तो मतलब मैं समझ सकता हूँ विंड ब्लास्ट कितनी तेज महसूस हो रहा होगा। और उसके बाद जो बॉडी की जो वाइब्रेशन होगी वो तो नेक्स्ट लेवल होने वाली है। फिर उसके बाद पावर को कैलकुलेट किया तो वो मुझे थोड़ा मेरे को लगा नहीं बैलेंसिंग। मुझे अपने अकॉर्डिंग, जैसा मैं आपको पता है मैं सोलो ट्रैवल करता हूँ और जैसा मैं एडवेंचर करता हूँ, तो मुझे जिस हिसाब की चीज़ें चाहिए वो मुझे लगा नहीं कि मैं उसमें वो सारी चीज़ें कर पाऊँगा। फिर मैंने मालूम किया कि चलो गाड़ी की कॉस्ट क्या है, तो गाड़ी की कॉस्ट पता लगी भैया 11.5 लाख रुपए एक्स शोरूम 4x4।
तो ठीक है। और उसके बाद 11.5 तक तो ठीक है। उसके बाद आपका इंश्योरेंस हो गया, TCX हो गया, फिर उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, क्योंकि ये तो येलो नंबर प्लेट में आता है जो कंपनी देती है, उसका वाइट नंबर प्लेट का पता है खर्चा कितना रहा है? 2,70,000 रुपये का, जिसमें आपको 1,70,000 की स्लिप मिलेगी और उसके ऊपर का जो 1,00,000 रुपये वो जा रहा है आपका ब्लैक में, जो आपको वाइट नंबर प्लेट करा के देगा। तो सोचो 2,70,000 इंश्योरेंस, TCS और साथ में आपका एक्स शोरूम, तो ये गाड़ी पड़ी मेरे को लगभग 15 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड। 15 लाख रुपए में टाटा योद्धा 100 bhp 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क लेके मैं क्या करूंगा? मैं 15 लाख रुपए मेरे कहाँ जा रहे हैं इतनी कम पावरफुल गाड़ी में, जस्ट 4x4 के लिए। देखो मैं अपने अकॉर्डिंग सोच रहा हूँ, अगर मैं पहली बार खरीदता तो शायद ये पावर मेरे लिए बहुत होती, लेकिन मैं ऑलरेडी से पावरफुल गाड़ी चला चुका हूँ अपनी लाइफ में, तो मैं वहाँ कंपेयर कर रहा हूँ। फिर मैंने सोचा यार 15 लाख रुपए यहाँ दूंगा तो इससे अच्छा तो 2-2.5 लाख रुपए मिला के मेरे को कोई अच्छी सेकेंड हैंड इसूज़ू ही मिल जाएगी। तो वो फिर मैंने छोड़ा। फिर मैंने सोचा चलो एक और मॉडिफिकेशन का मालूम करते हैं। तो देखो मैंने डायरेक्टली कहीं कॉल नहीं किया, मैंने नोइंग से कॉल करा के सबसे मैंने रेट्स लिए। मैक्स टू मैक्स मुझे मिला है 18 लाख रुपए का। 18 लाख रुपए का पीछे का बॉडी स्ट्रक्चर बनेगा और अंदर का काम होगा। और मिनिमम मिला है मुझे 12 लाख रुपए, जिसमें सिर्फ स्ट्रक्चर बनेगा और टेम्परेरी बेड सेटअप वगैरह होके मिलेगा। और जो मिडिल का सेगमेंट है 15 लाख रुपए, जिसमें मेरे को ठीक ठाक काम होके मिल जाएगा। सोचो 15 लाख रुपए की गाड़ी, 15 लाख रुपए का मॉडिफिकेशन, 30 लाख रुपए। फिर उसके बाद जब मैं गाड़ी लूंगा तो उसके टायर भी चेंज कराऊंगा, हेडलाइट भी चेंज कराऊंगा, म्यूजिक सिस्टम भी लगवाऊंगा और भी सारी एक्सेसरीज लगवाऊंगा, तो 1-1.5 लाख रुपए मेरे वहां चले जाएंगे। तो गाड़ी पहुंची 32 लाख रुपए की। 32 लाख रुपए की गाड़ी टाटा योद्धा। और आप ऐसी कैंपर वैन चला रहे हो कि लाइक जो 70-80 की स्पीड से आप मेंटेन करके चलाओगे, नहीं तो उसके ऊपर वो आपको थोड़ा सा ट्रबल, मतलब आपको थोड़ा मूड अपसेट होगा कि यार इतने पैसे लगाने के बाद मेरे को ये फेस करना पड़ रहा है। तो वो चीज़ें देखते हुए फिर मैंने सोचा कि यार नहीं, इसको थोड़ा साइड करते हैं, क्योंकि इतने पैसे लगाने का मतलब ही नहीं बनता। देखो स्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छा है, अट्रैक्टिव है और अच्छा भी है, ठीक है, लेकिन 30 लाख रुपए के अकॉर्डिंग मैं उसे कैलकुलेट करूँ ना, स्पेस भी कम हो रहा है पीछे उस सेटअप के अंदर। जैसा अगर मेरे को ड्राइव कर रहा है तो मैं किसी को बिठा नहीं सकता, क्योंकि अपन तो आगे कैबिन में बैठ के चल रहा है, पीछे कौन किस हिसाब से जंप ले रहा है, किस हिसाब से चल रहा है, वो हमें पता नहीं लगेगा। चलो इंटरकनेक्टेड भी हम कर देंगे उसको बॉडी कटिंग करा के। तो यार बॉडी कट होगी तो फिर आपको पता है ना कितने बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंसेस आते हैं। तो बॉडी कट कराने का लॉजिक नहीं समझ आया मुझे कि चलो बॉडी कट कर, फिर भी यार हमें आगे बैठ के चलना पड़ेगा, पीछे नहीं। और कहीं कैंपिंग कर रहे हैं तो पीछे से एंट्री है, पीछे से ही निकलना है। इमरजेंसी में कभी रात को स्टार्ट करके निकलना हुआ तो हमें पूरा बाहर से ही आना पड़ेगा। तो एक बारी का दिमाग, आपको पता ना यार, हर जब इतना काम कर चुका हूँ, एक्सपीरियंस ले चुका हूँ और सोलो ज़्यादातर मैं करता हूँ, तो मैंने उसके हिसाब से सोचा कि भैया 30-32 लाख रुपए लगाना ऐसी गाड़ी में वर्थ इट नहीं है। अब देखो सेकंड हैंड में भी जाऊंगा, मैं सेकंड हैंड में भी जाता हूँ तो यार वो गाड़ी पता नहीं कितनी चली होगी, कैसी चली होगी, कैसी कंडीशन में होगी, नो आइडिया। अब देखो सेकंड हैंड तो मैं आप सभी लोगों को मना करता हूँ, सेकंड हैंड गाड़ी मत खरीदो, खासकर वो जिसकी हिस्ट्री आपके सामने ना हो। जैसे मैंने अभी इको बेची, तो आप लोगों को तो पता ही है, आपके सामने लिया, आपके सामने चलाई है, कोई रिपेयरिंग नहीं है, बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है। तो इसीलिए ऐसी गाड़ी मिली, मुझे भी मिलेगी तो मैं डेफिनेटली बाय करूंगा। लेकिन एक्सपायर गाड़ी बिल्कुल खरीद लूँ, वो मेरे को लॉजिक नहीं समझ आ रहा, क्योंकि यार रोड पे चलता हुआ सबसे पहला साथी जो होता है वो होता है आपका व्हीकल। अगर वो आपका साथ दे रहा है तो बहुत बढ़िया, अगर उसने कहीं साथ छोड़ा तो बस आपका मूड भी खराब, आपके सारा ट्रिप भी खराब। और आप, अब देखो मेरा तो काम है, अगर मैं जाऊंगा बीच में यही प्रॉब्लम होती रहेगी तो आप लोगों को भी मूड खराब होगा। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो बीच में खराब हो गया और कहीं इसको टो कराना पड़ गया, तो भैया वो लद के आएगी, उसका पीछे का स्ट्रक्चर पूरा हिल के कब नीचे गिर जाएगा पता नहीं चलेगा। क्योंकि ये वाले स्ट्रक्चर पता क्या है, अब्रॉड की अगर बात की जाए वहां तो देखो गवर्नमेंट के थ्रू सर्टिफाइड है, लेकिन यहाँ तो DIY करके ही लोग सेटअप बना रहे हैं, गवर्नमेंट के थ्रू तो कोई सर्टिफाइड नहीं है। तो इसीलिए फिर मेरे को लगा नहीं कि मैं इतने पैसे इसमें इन्वेस्ट करूं। हाँ, अगर ये कोई 10, 11, 12, 13 लाख रुपए में बन रहा होता, टोटल ऑल ओवर बजट होता, तो मैं जाता 15 लाख तक में भी चलाया था। लेकिन है तो 15 लाख की गाड़ी बढ़ रही है, फिर उसके बाद 15-16 लाख का और इन्वेस्टमेंट, फिर तो भैया
हाथ खड़े कर लिए। इतने में तो हाइलेक्स आ जाएगी, उसके ऊपर रूफ टॉप टेंट लगा के मस्त वाला हम लोग एडवेंचर करेंगे। मैं अच्छे से अच्छा भी रूफ टॉप टेंट लेंगे तो लाख रुपए तक में बहुत बढ़िया रूफ टॉप टेंट मिल जाएगा। चलो एक बार को ना सारी चीजें साइड हटाते हैं, हो सकता है मैं एवरेज अच्छी मिल जाए, 10-11 की मिल जाए, 12 की भी मिल जाए, और बाकी सेटअप का भी मॉडिफिकेशन भी चलो भी साइड हटाते, क्या पता थोड़ा सा पैसा कम हो जाए। लेकिन अब बात आती है रीसेल वैल्यू की। इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू नहीं मिलने वाली है। अब सोचो मैं 30 लाख रुपए 28 में बन जाएगी, चलो 28 लाख रुपए में मैं ये बना रहा हूं और मैं कल को इसे दोबारा मार्केट में सेल करता हूं। सोचो एक आध साल बाद मैं बोर हो जाऊंगा, आप लोग भी कंटेंट देख के बोर हो जाओगे तो किसी काम की नहीं गाड़ी। एक साल बाद देखूंगा तो क्या 28 लाख रुपए का रीसेल मेरे को मिलेगा इस गाड़ी का? इतनी छोटी सी बात है, क्या कोई खरीदेगा इसको 27 लाख रुपए में, 26 लाख रुपए में? नहीं मिलेगी रीसेल वैल्यू। मेरा मतलब कि अगर मुझे वो पूरा सेटअप निकालना पड़ेगा, इसको रॉ दोबारा से बनवाना पड़ेगा, तब जाके मैं इसे सेल कर पाऊंगा और कमर्शियल में भी बेचने। और फिर मेरे को वो 15 लाख नहीं मिलेंगे, मेरे को ये मिलेंगे इसके 7-8 लाख रुपए, क्योंकि ऑलरेडी कमर्शियल गाड़ी 9 लाख रुपए तक, 8 लाख रुपए तक मिल जा रही है। कमर्शियल गाड़ी 4x2, क्योंकि 4x4 को किसी को जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू, इस स्ट्रक्चर की रीसेल वैल्यू हमें नहीं मिलने वाली है। तो बस यही सारी चीजें देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि इस गाड़ी को बिल्कुल ही अपनी लिस्ट से हटाते हैं, क्योंकि इतने पैसे ऐसे स्ट्रक्चर और ऐसी गाड़ी के अंदर लगाना मुझे वर्थ इट नहीं लगता, जब ऑलरेडी मैं इसे पावरफुल गाड़ी यूज कर चुका हूं। तो अपन अभी किसी और सेगमेंट में जाते हैं जहां पे हम लोग इससे कम पैसों में, इससे कम बजट में अपन बनाते हैं। क्योंकि देखो मेरा कैंपिंग करने का मेन जो पर्पस है ना, ये है कि जो भी करूं मैं स्टाइल से करूं, लेकिन बजट में करूं, और उस चीज को हर बंदा कर पाए, हर बंदा अफोर्ड कर पाए, और हर बंदा उस लाइफ को इंजॉय कर पाए। तो बस मैं यही करने की कोशिश करता हूं और आगे भी मैं यही करना चाहूंगा कि मैं जो भी काम कर रहा हूं, मुझे देखकर अगर कोई इंस्पायर्ड होता है तो वो सारी चीजें बजट में उस चीज को करके अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाए, कैंपिंग के मजे ले पाए और बाहर दुनिया घूम पाए। तो ये तो हटाते सारी चीजें, बाकी हमें कैंपर वैन तो बनानी है। तो हमारी कैंपर वैन के लिए आया एक बहुत ही बढ़िया सा प्रोडक्ट, चलो आपको दिखाता हूं। टेंटेन, तो ये रहा हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट जो आया हमारी कैंपर वैन के लिए। तो वो तो आपने टाइटल थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, लेकिन इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, कितने का पड़ा है, ये किस काम आएगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो देखो ये है आपका इतना बड़ा बॉक्स जो हमारी कैंपर वैन में लगेगा, और इसके बिना हमारी कैंपर वैन अधूरी थी, क्योंकि हम लोग जो मॉडल लेने वाले हैं, जो हमने डिसाइड किया है, वो होगा फुल एसी। और फुल एसी के बाद ना मतलब कि समझ लो कि वेंटिलेशन हमें उस गाड़ी में चाहिए होगा। तो वो चीज़ लगाने के लिए हमने मंगाया है स्काईलाइट। और ये स्काईलाइट मैंने ना बहुत जुगाड़ से ढूंढा है, बहुत दिमाग लगाया क्या हो सकता है। अपने कुछ मित्रगण जो हमारे कैंपर वैन के ऑलरेडी हैं ओजी, तो उनसे मैंने काफ़ी डिस्कस किया, तब जाके मुझे ये चीज़ के बारे में थोड़ा सा हिंट मिला, और फिर मैंने इस प्रोडक्ट को ढूंढा और फाइनली मंगा लिया। तो जी ये है हमारा बिल्कुल नया ब्रांड न्यू स्काईलाइट, वो भी फैन के साथ में, और इतने कम बजट में मिला है, क्या ही बताऊं यार दोस्तों। अब पता लग रहा है कि बाहर की चीज़ें ना वैसे तो सस्ती है, जितनी रेट में ये मिला है इतनी सस्ती है, लेकिन उनको इंपोर्ट कराना, आने का पैसा प्लस कस्टम ड्यूटी, उसको हमें 3 गुना महंगा कर दे रहा है। तो भैया उसका अल्टरनेटिव हमें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर इतना पैसा हम लोग खर्चा करेंगे तो फिर भैया कैंपर वैन तो बन गई हमारी, तो हमें कुछ ना कुछ तो अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा ना, ताकि हम सस्ता जुगाड़ में वही वाला पूरा मजा ले पाए। तो आपको दिखाता हूं मैं। तो दोस्तों ये है हमारी स्काईलाइट, अभी बिल्कुल पैक है और आज ही आई है हमारे पास में, तो इसीलिए मैंने तो इसको पूरा चेक कर लिया है, लेकिन अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। देखो ये है इसके अंदर फैन, ये है इसका लॉक, और ये है इसके ऊपर का कवर। तो दोस्तों ये है हमारा स्काईलाइट, इसको बाहर निकालते हैं सबसे पहले। तो ये है कवर जो हमारा अंदर से लगेगा और इसको फिनिशिंग देगा। तो पूरा आपका ये ऑफ वाइट है, लेकिन बहुत बढ़िया है, ABS प्लास्टिक है, और ये भी इम्पोर्टेड पीस है, ऐसा नहीं कि इंडिया में बन रहा है, ये भी इम्पोर्टेड है, लेकिन ये ऑलरेडी किसी ने मंगा लिया था। तो मतलब होते ना बहुत लॉट के लॉट मंगाते हैं, तो उनसे मेरे को डायरेक्ट मिल गया है यहाँ पे। अब बारी आती है हमारी मेन चीज़ की। तो ये रहा हमारा, तो दोस्तों ये है हमारा बहुत सुंदर सा स्काईलाइट। मतलब यार बहुत सुंदर लग रहा है, जब ये वैन के अंदर लग जाएगा ना तो ऊपर से भी इसके अंदर लुक आने वाली है। अंदर से तो आएगी, लेकिन ऊपर से भी आने वाली है।
तो दोस्तों ये है हमारा बिल्कुल चमचमाता हुआ एकदम बढ़िया नया ब्रांड न्यू स्काईलाइट कम वेंटिलेशन। तो दोस्तों इसके अंदर ना यहाँ पे ये कट्स दिया हुआ है, तो इसके अंदर फैन लगा हुआ है। जब भी हमें इसे यूज़ करना है तो इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, वो फैन चालू कर सकते हैं, एग्जॉस्ट का काम करेगा और यहाँ से हवा बाहर निकल जाएगी। बाकी इसको उठाया जाता है, हल्का सा बाहर ही है क्योंकि इसका जो वेट है 10 किलो के आसपास है, लेकिन चलेगा, काम करेगा पूरा। और यहाँ पे देखा जाए तो आपको दिखाता हूँ पास से। तो दोस्तों इसके अंदर लगा हुआ है ये एग्जॉस्ट फैन जो हमारा काम करेगा बंद में भी, और खोलने के बाद तो फिर हमें पूरा स्पेस मिल ही जाएगा। लेकिन इसमें ओपन होने के ना दो तरीके के स्पेस है कि हम इसको आधा भी ओपन कर सकते हैं और इसको पूरा भी खोल सकते हैं, जो हमें रात में तारे देखने के काम आएगा। तो दोस्तों इसमें मैं आपको पहला ऑप्शन दिखाता हूँ कि इसमें पहला ऑप्शन हमारा कैसे वर्क करेगा। इसको हमें यहाँ से प्रेस करना है। एक्चुअली अभी ये इंस्टॉल नहीं है ना, तो इसमें ज़्यादा मेहनत लगेगी। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तब बिल्कुल भी मेहनत नहीं होने वाली है। तो हमें यहाँ से इसको पुश करना है इस तरीके से, और सेम एज इट इज़ इस तरीके से। तो जब ये रखा होगा ना हमारा, तो दोस्तों हम इसको ना इतना भी ओपन करके रख सकते हैं कि हमें इतने में भी हवा मिलती रहे और हमें फ़ैन चलाने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारा काम होता रहेगा और हमें वेंटिलेशन प्रॉपर मिलेगा। अब इसके बाद अगर हमें अपनी वैन में से लेटे लेटे तारे देखने हैं तो हम लोग ना सिंपल, इसमें एक लॉक दिया हुआ है, इस लॉक को ओपन करेंगे यहाँ से और इसका ये पोर्शन बाहर निकाल लेंगे। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इंस्टॉल नहीं है ना, तो चीज़ों को मैनेज करना समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमारा हाफ ओपन ऐसे होगा और जब हम इसे ओपन करना है पूरा तो बस दैट्स इट, इसको ऐसे उठा देना है तो हमारा ये स्काईलाइट बन जाएगा पूरा, और हम लोग अंदर से बाहर भी आ सकते हैं। और दोस्तों जब हम इसे बंद कर रहे हैं तो इसको दोबारा ट्विस्ट कर रहे हैं, ये यहाँ पे लॉक हो गया। यहाँ पे ना इसके इनबिल्ट हैंडल्स बनाए हुए हैं कि इसको हमें पकड़ के अंदर खींच लेना है, लाइक दिस। जैसा अभी मैं इसको ऊपर से दबाऊंगा क्योंकि इंस्टॉल नहीं है ना ये। तो दोस्तों जब ये अंदर ऐसे होगा तो हम लोग इसे अंदर से खींच सकते हैं, बाकी ऊपर से हम लोग इसे प्रेस करेंगे तो ये इस तरीके से बंद हो गया हमारा। बाकी दोस्तों जो ये फैन है इसके अंदर ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों से चलेगा, और यहाँ पे हमें ना इसके साथ में दो लाइटें भी दी हुई हैं, लेकिन ये लाइटें वर्क करती है 24 वोल्ट पे। तो अभी देखते हैं हम लोग जो कैमरे में लेने वाले हैं वो अल्टरनेटर में 12 वोल्ट में आएगी या 24 वोल्ट में आएगी, उसी के अकॉर्डिंगली हम इस लाइट को यूज़ करेंगे। अगर 12 वोल्ट में हुआ तो हम लोग एक काम करेंगे, 12 वोल्ट का जो भी हम लोग उसके अंदर बनाएंगे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, तो हम इसको चेंज कर देंगे। बस सिंपल है, यहाँ से इसको खोलना है, अंदर की स्ट्रिप चेंज हो जाएगी, दैट्स इट। इतना इजी काम है। और यहाँ पे इसके कनेक्शन दे रखे हैं फैन के और लाइट्स के, तो ये बहुत इजी सेटअप है। बाकी ये मुझे इसलिए पसंद आया कि अगर हमें इसको फ़ैन को भी यूज़ कर रहे हैं ना तो हमें इसे खोलने की ज़रूरत नहीं है, वो साइड से इसकी हवा निकल जाएगी, अंदर जो भी सफोकेशन होगी वैन के अंदर वो इजीली बाहर एग्जिट हो जाएगी बंद में ही। और अगर हमारा सपोज करो बैटरी नहीं है या फिर हमें फ़ैन ऑन नहीं करना है तो बस सिंपल थोड़ा सा ओपन कर देना है, फ्रेश एयर इनसाइड, और तारे देखने तो खोलने का पूरा जुगाड़ है। तो जी ये था हमारा स्काईलाइट कम वेंटिलेशन वाला सिस्टम। ये ज़्यादातर ना बड़ी बड़ी जो वोल्वो बसेस होती है ये उसके अंदर लगता है, तो बड़ी मुश्किल से मुझे मिला तो मैंने इसको खरीद लिया लगाने के लिए। अब इसकी जगह ना अभी स्क्रीन पे जो दो चीज़ें आ रही होंगी ये आते हैं जो कैंपर वैन के अंदर लगाए जाते हैं। इनकी भी कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं है। जो फ़ैन है इसके अंदर अगर आप मैनुअल वाला लेते हो तो वो हमें $60 के आसपास मिल रहा है, और स्काईलाइट जो आप सेकंड वाला देख रहे हो ये हमें मिल रहा था $160 का। तो मतलब टोटल कॉस्टिंग हो गया ऑलमोस्ट आपकी 23-24 हज़ार रुपये। लेकिन जब हम इसको इंपोर्ट करा रहे हैं तो ये दोनों चीज़ें हमें पड़ रही है लगभग 60,000 रुपये की कस्टम ड्यूटी पे करके। तो सोचो 60,000 रुपये में हम इतना इन्वेस्ट करेंगे, इससे अच्छा तो हम लोग उसका अल्टरनेटिव ऑप्शन, ये भी इम्पोर्टेड ही है लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया वर्जन, तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे। अब ये कितने का पड़ा देखो, अगर आप इसे क्वांटिटी में खरीदते हो तो ये आपको $60-70 में पड़ जाता है सिंगल पीस। अब जिनसे मैंने लिया है वो देते हैं आपका क्वांटिटी में, मिनिमम उनका रहता है 10 पीस का ऑर्डर, तब आपको ये इतने में पड़ेगा 7-8 हज़ार रुपये में। लेकिन अगर आप सिंगल पीस खरीदते हो तो आप वो बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करके तब उन्होंने मेरे को सिंगल पीस दिया है, और इसकी कॉस्ट पड़ी है मुझे 10,000 रुपीज़। तो अभी तो शुरुआत की है हमने कैंपर वैन के सामान के लिए, अब आगे आगे धीरे धीरे करते करते जैसे जैसे हम लोग बनाएंगे
आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते जाएंगे। अब कैसे बनेगा, क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, अब ये कल फाइनल मैं आपको बताने वाला हूँ कि कल हमारा आज रात में डिसीजन हो जाएगा कि हम लोग कौन सी कैंपर वैन लेने वाले हैं। लेकिन जो भी लेने वाले हैं हम धमाल मचाने वाले हैं आप लोगों के साथ मिलके। तो बस सपोर्ट करते रहिए, प्यार बनाए रखिए और दुआ करते रहिए ताकि मेरी तबीयत ठीक रहे और मैं आपको एडवेंचर पे एडवेंचर दिखाता रहूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा तो लाइक कर देना, क्योंकि कमिंग डेज में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वाले व्लॉग्स मैं बनाने वाला हूँ और आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत मुझे पड़ने वाली है। तो अगर आप लोगों को इससे भी अच्छा कुछ अल्टरनेटिव दिखता है तो प्लीज़ मेरे को सजेशन दीजिएगा, मेरे को कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लिंक दीजिएगा ताकि मैं उसको बाय कर सकूँ। और क्या क्या नया कैंपर वैन में कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, ये सारे हेल्प की ज़रूरत आप लोगों की पड़ेगी। तो सीरीज़ के अंदर आप बन जाओ क्योंकि मजा आएगा। Holding on to the hand of self-destruction. And I'm back to a place